Hello, students. Good morning. Please on your cameras. Okay. Yeah, good morning and welcome to 12. All right. Hello. Audible to everybody? Yes, sir. All right. Let's start with 12. और यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे 12 के अंदर डायमेंशन थोड़े से अलग होंगे लेकिन काम वही होगा जो कि 11 में किया था। बेसिक्स और फाउंडेशन हमने वहाँ बनाए थे और उसी को इनकॉर्पोरेट करने का काम हम करते हैं जब हम आते हैं 12। ठीक है, हमारे प्रोसीजर सब सेम ही रहने वाले हैं। टेस्ट होगा, हाँ कुछ क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूड कर दूंगा सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट। ऑनलाइन टेक्स्ट बुक जनरली सबके पास अवेलेबल होती है। ठीक है, तो विल बी वर्किंग ऑन दैट। इसको भी काम करेंगे। इरफान विल वर्क ऑन द चैप्टर। चैप्टर के बारे में बात करते हैं। पहले ये है कि आप आगे जाके जो एग्जाम्स देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास में होता है या तो जेई मेन्स, उसके बाद जेई एडवांस, नेट
MS CET इन सब के एग्जाम सब हो गए। तो उसमें केमिस्ट्री जो होता है इट इज टेकन एज वन ऑफ द न्यूट्रल सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, एंड देन यू कैन हैव आइदर मैथ्स और बायो। 12th के अंदर आपके पास में सेम इसी तरह का काम है। इसमें से 30% के आसपास जो है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, अराउंड 30-35% इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, incorporated and fused between them is inorganic chemistry, और साथ में कुछ कुछ अंश होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करेंगे। ठीक है, और शुरुआत करने के लिए हम लोग एक ऐसे चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं where you have the knowledge about chemistry, why chemistry should be important in our daily life. Okay, और अगर हम केमिस्ट्री को अगर संभाल के यूज नहीं करते then what happens? Okay, what happens if we do not use chemistry in the real sense? शुरुआत करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 16 से, जो आपका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और ये वर्चुअली सेट करता है पूरा टोन फॉर द एंटायर केमिस्ट्री व्हिच यू आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट द ईयर। चैप्टर का नाम है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। ठीक है, तो लिख लीजिए चैप्टर नंबर 16, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम काम करेंगे आप देखोगे कि इसी के बेसिस पे सारा का सारा काम होता है। एक रियल एथिकल सेंस में केमिस्ट्री क्या होता है ये हमको यहाँ से मालूम पड़ता है, और उसके बाद हम उसके सब डिविजन ऑफ केमिस्ट्री पे काम। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16, और इस बार थोड़े से बोर्ड में हमने चेंजेस किए हैं, तो आई विल आल्सो डू विद यू। So you have chapter number 16, और ये है हम लोग का ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। चलिए, ग्रीन का तो मतलब समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि आज आप कहीं भी जाएं, ग्रीन मुंबई, क्लीन मुंबई, इसी तरह से ग्रीन केमिस्ट्री। ओके, क्लीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे व्हाट शुड बी द रूल फॉर केमिस्ट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये केवल इंडिया की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड के अंदर हर एक की बात हो रही है। ठीक है, तो चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है ग्रीन केमिस्ट्री और एक है नैनो केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम लिख लीजिए पहले, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 16। और उसके बाद लिखें पॉइंट नंबर 1, द चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू two main parts. The chapter has been divided into two main parts. One, green chemistry, जो कि हम लोग ने यहाँ दिया ही है, green chemistry, और दूसरा होगा नैनो केमिस्ट्री। नैनो मतलब स्मॉल, कोई भी चीज अगर बहुत छोटी सी हो तो हम उसको कहते हैं नैनो, ओके, स्मॉल केमिस्ट्री, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आज वर्ल्ड के अंदर जैसे हमको ये भी पता है कि कोई भी चीज अगर हमको करनी है तो बेसिक्स बहुत जरूरी है, और कोई भी चीज को करने के लिए सबसे पहले चाहिए केमिस्ट्री। रीजन इज मैटर, इसका सबसे छोटा फॉर्म होता है एटम, और एटम के बिना कुछ नहीं होता, और एटम की जितनी स्टडी होती कहाँ होती है, केमिस्ट्री में होती है। हम लोग ने देखा तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी देखा था। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमको कुछ भी काम करना है तो हमको केमिस्ट्री चाहिए, बिना केमिस्ट्री के तो काम होना नहीं, ये बता। और इसीलिए शुरुआत भी हम लोग ऐसे चैप्टर से कर रहे हैं
जो ये बताता है कि आप केमिस्ट्री को किस तरह से यूज कर सकते हैं। केमिस्ट्री यूज से करना ही है, हमारे डेली लाइफ के जो भी काम आप करते हो उसमें केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होता ही है, लेकिन आप उसको सही तरीके से कैसे यूज करोगे, हाउ आर यू गोइंग टू यूज इट ऑप्टिमली, हाउ आर यू गोइंग टू यूज इट एफिशिएंटली, ये काम होता है जब हम करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी। आज ये बता दूं कि कोई भी चीज को करने के लिए अब उतना समय नहीं लगता, उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता हमारे कमर्शियल्स का, अगर हम उसको नैनो केमिस्ट्री में यूज करें। एक एग्जांपल देता हूं आपको नैनो का, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर इन टोटलिटी। नैनो मतलब बहुत छोटा। आपने नैनो कार का नाम सुना है जो टाटा से आई हुई है, करेक्ट? तो ये कार जो है नैनो, एक एग्जाम्पल था इंडिया में, ये 1 लाख में भी कार बनती है, 4, 5, 10 लाख की कार होना जरूरी नहीं है। It was a demonstration by Tata to show that a nano can be made. उसी तरह से हमारे यहाँ जैसे कैंसर डिटेक्शन होता है, तो पुराने समय में या 15, 20, 30 इयर्स डाउन द लाइन कैंसर को कंफर्म करने के लिए 2 से 4 महीने लग जाते थे। आज नैनो टेक्नोलॉजी से आपका एक ड्रॉप ब्लड अगर लिया जाए और उसके ऊपर लाखों एनालिसिस हो जाते हैं एक साथ, lakhs of analysis can be done on that, and it takes just a day or two to confirm whether you have cancer or not. यानी एक ब्लड के एक छोटे से ड्रॉप से ये कंफर्म किया जा सकता है कि आपको कैंसर है या नहीं। तो इट सेव्स टाइम। व्हाई? बिकॉज 2-4 महीने के अंदर कैंसर इतना बढ़ जाता था कि जब तक हम उसका इलाज करने जाते थे तब तक वो सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता था, और थर्ड स्टेज पे पहुंच गया तो फिर Can you keep your mic off? और सबको कैमरास ऑन करने के लिए बोला है, और कैमरास अगर किसी का बंद है तो मैं उसको इजेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से बाहर, ठीक है? So anybody ejected cannot enter the meeting again until next time. So सबको बोला गया है और स्टार्टिंग से ही बोला गया, और सर ने कल भी मेरे को बोला है कि everybody has been told to keep your camera on, you cannot keep it closed. कोई भी बंद नहीं रखे। So please, whatever the instruction has been given to you, please follow the instructions very well. ठीक है? आपके लिए वही हूँ, हम संजीव चौधरी भैया, ठीक है? और हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। We are talking about green chemistry and nano chemistry. सब कुछ वही रहेगा, हमारी प्रणाली भी वही रहेगी काम करने की। आपके पास में छोटे छोटे टेस्ट आएंगे, आपको मैं पूछता रहूंगा, और अगर यस है तो यस यू विल पुट अ वाई, एंड नो है तो यू विल पुट एन एन। ठीक है? अगर समझ में नहीं आया तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, सर्वेश, ओके, दिस इज द आंसर वेरी फास्ट। ठीक है, Hello, sir. हेलो, कौन बोल रहे हैं? Sir, I'm sorry. सही बोलो। Sir, actually, because of some internet issue, I had joined late. So, can you explain me again? श्योर, मैं अभी चालू करने वाला हूँ, सही, ठीक है? So, that's why I was saying you to explain. सही, आपका तो मैंने घर बनाया है तो मुझे वो काम तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना? आप चिंता मत करो, ठीक है? Right, we'll be starting that. Okay, this was just an introduction. Okay, and let's get started to chapter number 16. Okay, which is green chemistry and nanochemistry. हम बात कर रहे हैं chapter number 16 का, which is the last chapter in your book, but this is one of the most important chapter. और ये chapter बता दूं, पिछले साल हेलो Sir, क्या? so sorry, but can you just give an example, more example of nanochemistry? कौन? Nanochemistry. नैनो केमिस्ट्री तो हम लोग करने वाले हैं, नैनो केमिस्ट्री हम लोग करने वाले हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि इस चैप्टर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक खूबसूरत केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, और दूसरा नैनो केमिस्ट्री। नैनो केमिस्ट्री में बहुत एग्जांपल्स करेंगे, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, ठीक है? ड्रॉप ऑफ ब्लड से हम क्या कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि हम किस तरह का काम करेंगे। नैनो केमिस्ट्री इस चैप्टर का सेकंड सेक्शन है। पहला सेक्शन है आपका ग्रीन केमिस्ट्री। जस्ट टू एक्सप्लेन यू ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है,
मैंने बताया कि हमारे पास में केमिस्ट्री जो है उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वर्ल्ड विल बी अ वेरी बेटर प्लेस टू लिव। और नैनो यानी बहुत छोटा सा टेक्नोलॉजी, आज ये इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी आज वर्ल्ड में सब जगह यूज हो रहा है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री से और फिर शिफ्ट करेंगे ऑन टू नैनो केमिस्ट्री। तो बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, जब नैनो पे आएंगे तो हजारों एग्जांपल्स हमारे पास हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ये चैप्टर क्या करता है, ऑलवेज आई गिव अ ब्रीफिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली द चैप्टर इज गोइंग टू से। चैप्टर कहता है कि आपको दो चीज के बारे में, एक ग्रीन केमिस्ट्री यानी कि आप अपनी केमिस्ट्री को किस तरह से यूज करें जिससे वर्ल्ड में हर चीज जो आपको बनानी बनाए, जो बनाना है बनाए, लेकिन पोल्यूशन ना हो। और अगर पोल्यूशन होता है तो उसको कंट्रोल कैसे करें, अपनी टेक्नोलॉजीज को हम कैसे परफेक्शन पे इस्तेमाल करें। जैसे ग्रीन केमिस्ट्री के लिए बता दूं, हम एग्जांपल लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट विद द रियल चैप्टर। ग्रीन केमिस्ट्री के लिए, नैनो के लिए हम लोग ने एक एग्जांपल लिया, ग्रीन के लिए भी लेते हैं। देखिए हम लोग केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो आप न्यूक्लियर का अगर इस्तेमाल करें सही तरीके से, एटम्स का इस्तेमाल करें सही तरीके से, तो आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं केवल दो एटम से, उनके टकराने से इतनी एनर्जी आ जाती है कि आपको कभी, जैसे अगर मुंबई शहर की बात करें तो दो एटम के टकराने से विद इन सेकेंड्स आप इतनी टेक्नोलॉजी के अंदर यूज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करते हैं, साथ साथ के अंदर इसे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं, और ये एक्सप्लोजन के कारण हमारे नेचर में प्रॉब्लम आ, पूरा का पूरा हमारा जियोलॉजी बदल गया, ठीक है, काफी चीजें बदली, और ये बदलने का रीजन हम खुद हैं। अगर हम सही तरीके से केमिस्ट्री का इस्तेमाल करें तो वर्ल्ड एज आई सेड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव, डेफिनेटली। और वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने वर्ल्ड को सही कर सकते हैं, अपने केमिस्ट्री को सही रख सकते हैं, वो आता है ग्रीन केमिस्ट्री। और नैनो टेक्नोलॉजी एज अ गिवन एग्जांपल, ब्लड का एक ड्रॉप काफी है ये दिखाने के लिए कि आपको कोई बीमारी है या नहीं है, एक ड्रॉप ब्लड का, ठीक है, और उस पे हजारों एनालिसिस कंफर्म करते हैं कि आपको वो बीमारी है या नहीं। ये एक एग्जांपल है। उस तरह के जब आप काम करते हो तो आप क्या करते हो, कॉस्ट, टाइम, ठीक है, सब कुछ सेव करते हो। और भविष्य में यही करने के लिए हमको इन दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। ये चैप्टर लास्ट ईयर जैसे मैंने कहा इंट्रोड्यूस हुआ, इसके पहले ये चैप्टर 12th में नहीं था, ठीक है, 12th में नहीं था, तो कुछ चैप्टर अदला बदली किए गए हैं, ठीक है। आप देखेंगे पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में भी काफी चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो उसी का एक रिजल्टेंट है ये चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। आई थिंक द लॉजिक इज क्लियर, समझ में आ गया सबको इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री क्लियर है। चलिए ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए शुरू कर देते हैं। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एंड या वी विल बी यूजिंग दिस बोर्ड, ओके। तो काफी चीजें हम लोग करेंगे। लेट्स स्टार्ट, ओके। चैप्टर नंबर 16, ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री, ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन के बारे में, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक अगर आप तक नहीं पहुंची हो तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका चैप्टर, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये रहा इसका हेडिंग, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं इसके बारे में। केमिस्ट्री, जैसे मैंने कहा हमारी लाइफ में अगर कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो केमिस्ट्री, बिना केमिस्ट्री की कुछ नहीं होता। ये हम लोग ने 11th में देखा था। कोई भी फील्ड में आप जाओ, कुछ भी करने की कोशिश करो, बिना केमिस्ट्री के नहीं होगा। इसीलिए केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस भी कहा गया है।
यानी कि ये वो साइंस है जिसके थ्रू बाकी सारी साइंस इजाद हुई, ठीक है, या उनका इस्तेमाल किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यू कैन राइट, केमिस्ट्री इज सेंट्रल साइंस। लिख लीजिए, केमिस्ट्री इज सेंट्रल साइंस। और जो भी लिखना है पॉइंट वाइज ही लिखना है, जो भी लिखना है पॉइंट वाइज ही लिखना है। केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज सेंट्रल साइंस, ठीक है, राइट। आज हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, या कौन बोल रहा है? Sir, chemistry is repeat the point. I'll do that. I'll be with you. 1 minute. Yeah. चलिए, थोड़े बहुत पॉइंट्स में आपके साथ में हूं मैं। केमिस्ट्री इज कॉल्ड सेंट्रल साइंस। इसको सेंट्रल साइंस कहा जाता है, ठीक है, इसको सेंट्रल साइंस कहा जाता है। सेंट्रल साइंस मतलब वो साइंस जिसके थ्रू कोई भी चीज को रन किया जा सकता है। जैसे अगर आपको अगर फिजिक्स में आपको अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं, तो इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए आपको ग्लास भी लगेगा और आपको मेटल भी लगेगा। ग्लास भी केमिस्ट्री में बनता है, मेटल भी केमिस्ट्री में बनता है, ठीक है। सारे मेटल की स्टडी, चाहे वो कोई सा भी मेटल हो, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, हीलियम, हीलियम, जिसको भी आपको लेना है, जो भी मेटल लेने हैं, वो सारे के सारे केमिस्ट्री के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाना होगा, मेटल चाहिए। जो भी ग्लास का टाइप बनाना है, 800 तरह के ग्लासेस बनते हैं, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। 800 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, एक ग्लास की लाखों वैरायटी, ऐसे 800 ग्लासेस हैं, उनकी करोड़ों वैरायटी, और ये सब बनते हैं थ्रू केमिस्ट्री। तो कोई भी चीज आपको करनी हो, चाहे फिजिक्स हो, बायो हो, बायो के भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपको अगर कोई भी चीज बनानी है तो वो केमिस्ट्री। अगर कोई भी चीज के बारे में एनालिसिस करना है तो केमिस्ट्री, कुछ रिएजेंट्स चाहिए तो केमिस्ट्री, ठीक है। तो कोई भी चीज बिना केमिस्ट्री के तो होती नहीं, ये बात तो तय है, ठीक है। तो केमिस्ट्री को इसीलिए कहा गया है सेंट्रल साइंस, ठीक है। और यही केमिस्ट्री को, ठीक है, जब हम बातें करते हैं तो यही केमिस्ट्री के बारे में, तो इसने हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो बहुत सुधार दिया। या ये अपने आप आ रहा है, ये चला जाएगा, आई थिंक इट इज वन, ठीक है। तो या इट विल कम एंड गो, नो प्रॉब्लम, ओके, नो इशू। वो मूवमेंट के साथ जाएगा इधर उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन जो है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट। आज हम लोग कहते हैं कोई भी चीज हो गया तो बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुआ? ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए हुआ क्योंकि हम लोग ने पोल्यूशन को छोड़ा ही नहीं। पहले के जमाने में प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उस समय जितना मेरा ऑक्सीजन कंज्यूम होता था वो कार्बन डाइऑक्साइड में खत्म हो जाता था, और कार्बन डाइऑक्साइड से वापस ऑक्सीजन बन जाता था, ठीक है। पॉपुलेशन कम थी, काम आसान था। हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पहले यही होता था। इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, हम लोग मूवमेंट करते थे बैलगाड़ी से, तो पॉल्यूशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद में हमारे पास में बाइसिकल्स आई, वो भी प्रॉब्लम नहीं था। कैमल्स और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब हम लोग ने 2 व्हीलर्स चालू किए, 3 व्हीलर्स चालू किए, 4 व्हीलर्स चालू किए, तो पॉल्यूशन होना शुरू हुआ। इंडस्ट्रीज चालू हो, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग पहले हाथ से की जाती थी, वो टाइम को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंडस्ट्रीज के थ्रू काम होने लग गया। जैसे ही ये काम हुआ, इंडस्ट्रीज में से गैसेस लीक हुई, गैसेस बाहर आती थी, गैसेस पे कंट्रोल नहीं था। ये गैसेस ने पोल्यूशन को बढ़ावा दिया। हम लोग जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वो बनाता है ग्लूकोज।
ग्लूकोज इज द फूड ऑफ प्लांट एज फोटोसिंथेसिस, जो कि सनलाइट में होता है। ग्लूकोज बन गया तो प्लांट का खाना तो बन गया। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बन जाता है उसको प्लांट सेव कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जब रेनी सीजन आता है, जो अभी आ रहा है या आ चुका है, उसके अंदर सनलाइट नहीं आती, तो क्या होता है उस समय आपका जितना स्टार्च है वो धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और खाना रिलीज होता रहता है, प्लांट की ताकत बनी रहती है। लेकिन हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इंडस्ट्रीज लेकर आए, इंडस्ट्रीज लाए तो उसमें से गैसेस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और जितने व्हीकुलर एमिशंस है, जैसे कि अगर आप एक रिक्शा में बैठ के यहाँ से कहीं जाते हैं, 2 व्हीलर से 3 व्हीलर से, तो जो चीज निकलती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। और यही कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन करता है आपके ऑक्सीजन के साथ और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई, फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग ने क्या किया, हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी सड़कें बनाने के लिए हम लोग ने ट्रीज को काट दिए। अगर आप ट्रीज को काट दोगे तो जो आपके नेचुरल कन्वर्टर है कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन में, वो कम होते चला गया और ये बड़े सब जगह हुआ। उसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई। हमारे अर्थ के आजू बाजू में ओजोन लेयर होता है O3, अब अगर O2 कम हो गया तो O3 भी कम हो गया, और उसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, ऑल्सो कहता है ग्लोबल वार्मिंग। तो जहां पे बरसात नहीं आती थी वहां बरसात होने लग गई, जहां पे आइस जमा रहता था वो पिघलने लग गया, पानी बनने लग गया, तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। और हर जगह के टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ वर्ल्ड में, जिससे इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसको लाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की, क्योंकि हम लोग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता ना तो ये काम नहीं होता। कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, काम कीजिए, सही चीजें कीजिए, सही टेक्नोलॉजी लाइए, हर चीज कीजिए, लेकिन वेस्ट नहीं कीजिए। वेस्ट को अगर बनाते हो तो रिसाइकल कीजिए, वेस्ट को बनने मत दो, और अगर वेस्ट को बनाओ तो उसको रीयूटिलाइज करने की कोशिश भी करो, ताकि वो रिसाइकल रीचर्न होता रहे और हमारे यहाँ पोल्यूशन ना हो। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं स्वच्छ केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री। और ये ग्रीन केमिस्ट्री को एक अंजाम देने के लिए बहुत ज्यादा हो गया, तब एक साइंटिस्ट जिसका नाम था पॉल एनेस्टिस, इसने टेक्नोलॉजी लाई। इसने ऐसे फंडामेंटल रखे कि अगर आपको अपने प्लैनेट को सही रखना है, लोगों को हेल्दी रखना है, तो आपको एक समय के अंदर केमिस्ट्री पे काम करना ही हो। और केमिस्ट्री पे अगर आप ये काम करते हैं, टेक्नोलॉजी आपकी सक्सेसफुल है, तो आपको कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, इज दिस क्लियर? समझ में आ गया सबको? सो हम इसके जिम्मेदार हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एनर्जी क्राइसिस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो बोलो यार हम लोग ने किया है, और ये आपको दिखाई दे रहा है कोरोना के रूप में। ठीक है, आज हम लोग की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि वी कैन क्रिएट समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड। आज जितनी तबाही कोरोना ने मचाई है, ठीक है, आज हम लोग वी आर स्कैर्ड टू मूव आउट। ठीक है, इतनी डेथ्स हो रही है। ये डेथ से क्या हो रहा है? आज हर जगह पैंडेमिक है थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड इंडिया इज सफरिंग द मोस्ट नाउ, राइट नाउ। कितनी डेथ हो रही है सबके, कहीं ना कहीं आपके दूर दराज या तो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की डेथ जरूर हुई है कोरोना के। रीजन है कि हम लोग ने टेक्नोलॉजी को वहां लेकर आए हैं जिसको हम लोग ने सही तरीके से यूज नहीं किया। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इसमें जो पहला पार्ट दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, just to understand what chemistry can do for you and what you should do for chemistry to make it safe and secure. ठीक है, ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बातें करते हैं इसके बारे में। आपको इस चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और थियोरेटिकल चैप्टर है, और हम लोग बात करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। चलिए तो बात करते हैं उस इंसान के बारे में
जिसका नाम है पॉल टी एनास्टस। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं सबसे बारे में एक छोटा सा। ठीक है, हु वॉज द फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, तो लिखिए फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, आप पूरा लिखना, मैं छोटे में लिखने वाला हूं, इज पॉल टी एनास्टस। पॉल टी एनास्टस, ये इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, जिसने पूरा केमिस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए 1962 के अंदर दिया कि अगर हम ये चीजें करते हैं तो बहुत सारी चीजों को अवॉइड किया जा सकता है, बहुत सारी चीजों को। ये बताऊं कि हम लोग ने देखा, जिसने पिक्चर देखी है परमाणु, ठीक है, जॉन अब्राहम की, तो उस समय एक एक्सप्लोजन हम लोग ने किया था गुजरात में। ठीक है, और उसका आफ्टर इफेक्ट हमको झेलना पड़ा, क्योंकि उस समय एक्सपेरिमेंट तो कर दिया हम लोग ने, ठीक है, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट ये हुआ, वहां पे अर्थक्वेक आ गया 2-3 साल बाद। आज भी लोग इस तरह से परेशान हैं कि वर्ल्ड वॉर के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब डालेगा। ये बॉम्ब्स इतने खतरनाक थे कि उसका आफ्टर इफेक्ट हम लोग आज तक झेल रहे हैं जापान के ऊपर। 1985 के अंदर इंडिया में हुआ, इंडिया के अंदर वर्स्ट ट्रेजेडी, जिसके अंदर हम लोग गैस ट्रेजेडी कहते हैं, भोपाल में हुई, जिसके अंदर केवल 2 घंटे के अंदर 20,000 लोग मर गए। करेक्ट। और आज क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट हम लोग आज तक झेल रहे हैं। क्या रीजन है? उस समय जो गैस लीक हुआ उसके कारण लोग एम्प्यूट हो गए, किसी का हाथ, किसी का पैर। आज बच्चे जो जन्म लेते हैं तो नहीं मिलता, सांस लेने में उनको तकलीफ होती है। वर्ल्ड वॉर में जो डाला गया था बॉम्ब, उसका भी इफेक्ट आज तक हो रहा है। ठीक है, जीन्स के ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? हम लोग। चाहे बॉम्ब किसी ने भी डाला होगा, अमेरिका ने बॉम्ब डाला था जापान में, टू कीप इट क्वाइट, ठीक है, लेकिन इफेक्ट तो हम झेल रहे हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस लीक हुई भोपाल में, इससे वर्स्ट ट्रेजेडी आज तक वर्ल्ड में नहीं हुई है, गैस ट्रेजेडी। 2 घंटा 20,000 लोग, और उसके बाद कितने ही लोग मर गए। लोग जा ही नहीं सकते किधर। मतलब आप अपने घर में बैठे हो, इमेजिन करो आप अपने घर में हो और गैस लीक होती है, यू कांट मूव एनीवेयर। 20 किलोमीटर के एरिया में कोई किधर मूव नहीं कर पाया, इतनी गैस लीक हुई, और इंस्टेंट डेथ ऑन द स्पॉट। कुछ भी नहीं किया, वो आदमी मर गया, इनोसेंट पीपल। टेक्नोलॉजी वाज नॉट यूज्ड इन द राइट डायरेक्शन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री पे? ठीक है, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म व्हिच इज ग्रीन केमिस्ट्री, what are we supposed to do, what happened at that point of time, and how can we avoid these things in future. फ्यूचर बनाना बहुत जरूरी है। आज आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे जिसके अंदर एक, अभी तो नहीं आ रहा है लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट आता था, एक बच्चा है जो अपने पिताजी के साथ में एक बाइक पे जा रहा है और एक ट्रैफिक सिग्नल आता है। वो ट्रैफिक सिग्नल पे बाइक्स रुक जाती हैं, 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स सब रुक जाते हैं, लेकिन उसके डैड जो है वो बाइक को ऑन रखते हैं। और मालूम है कि कोई भी बड़ा सिग्नल होता है तो 1-1.5 मिनट के पहले आप वहां से निकल नहीं सकते। तो उसका बच्चा अपने पिताजी को कहता है कि अगर आप लोग ऐसे पेट्रोल की वेस्टेज करेंगे तो हमारे जमाने तक तो पेट्रोल ही नहीं रहेगा। और ये हकीकत है, आज हमारे पास केवल इतना पेट्रोलियम बाकी है कि 200 साल तक चलेगा, जो कि अभी और रिड्यूस होकर 100 के आसपास पहुंच गए। तो हम लोग ने अलग अलग चीजें इजाद की, अलग अलग टेक्नोलॉजी निकाली। आज हम लोग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, केवल अर्थ के ऊपर हमको आए हुए आज 2000 साल हुए हैं जो हम बात करते हैं, बाकी अर्थ को बने हुए 2 बिलियन ईयर्स हो गए। तो 2000 साल में हम लोग ने इतनी बर्बादी कर दी है अर्थ की। ठीक है, तो सोचिए अगर आपको अर्थ को बचाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और इसको पहली बार सही तरीके से, सही मायने में अगर किसी ने नाम दिया
और काम करवाया इसके ऊपर कि ऐसा करने से अर्थ बचेगी, ऐसा करने से हम लोग एक अच्छी लाइफ लीड कर पाएंगे, तो उसका नाम था पॉल टी एनास्टिस। इज दिस वेरी क्लियर और नॉट? लॉजिक समझ में आ गया, काम समझ में आ गया, ये चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? इज दिस ओके विद एवरीबॉडी? चलिए, तो हम बात करेंगे पॉल टी एनास्टिस के बारे में, ठीक है। ही क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन, और इन्होंने बताया कि आप किस तरह से ग्रीन केमिस्ट्री कर सकते हैं। तो लिख लीजिए एक डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। बहुत कम चीजें हम लोग लिखेंगे, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है, और ये है आपके बोर्ड पे, यहाँ पे सामने ही लिखा हुआ है। ग्रीन केमिस्ट्री इज एन अप्रोच टू केमिस्ट्री दैट एम्स टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज हैजार्डस वर्क। हैजार्डस इफेक्ट क्या होता है? जो डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर, वो तो सही है, लेकिन हम जो करते हैं उससे भी डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अर्थक्वेक का, ठीक है, हमने किया एटॉमिक एक्सप्लोजन, ठीक है, एटम बॉम्ब बनाया, क्यों? हमारे देश को मजबूती देने के लिए, हमारी आर्मी स्ट्रांग हो जाए, हम अपने आप को सहन कर सकें, हम एक अच्छा नेशन बने और स्ट्रांग नेशन हो जाए, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट भी हमको ही झेलना पड़ा। बात समझ में आ गई? ठीक है। सो मिनिमाइज हैजार्डस इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। देखिए, हमारी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज लोग किससे स्ट्रगल कर रहे हैं? ह्यूमन हेल्थ से, ठीक है। आज कोविड-19 में क्या हो रहा है? हम सोचते थे कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरी हमारा हार्ट है, लेकिन अब मालूम पड़ा जिंदा रहने के लिए हमको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे लंग्स को बनाने आफ्टर इफेक्ट्स। क्लियर? सो ये एक स्टेटमेंट लिख लें, ग्रीन केमिस्ट्री। सो पहले लिखिए उसको, डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री। ये एक स्टेटमेंट चाहिए, बाकी हम नहीं लिखेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट जरूर चाहिए। तो लिखें, डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री। आदित्य, डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री। और ये रहा ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन। ये ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन है, ये वाला डेफिनेशन। ग्रीन केमिस्ट्री इज एन अप्रोच टू केमिस्ट्री that aims to maximize efficiency and minimize hazardous effect of human health and environment. ठीक है, क्लियर है आदित्य? Yes. लिख लो ये डेफिनेशन, बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा चैप्टर इसी के बीच है। लिख के हो गया तो सिर्फ put a y so I know that everything is we can move on. Done. चलिए, तो पॉल टी एनास्टिस के बारे में हमको मालूम पड़ गया, ठीक है, कि पॉल टी एनास्टिस इज द फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए। हमारे पास करीबन 12 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हम काम करेंगे, वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो 12 तरीके से इन्होंने बताया कि आप अपने केमिस्ट्री को ग्रीन कैसे रख सकते हैं, हम इसको सही तरह से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो राइट डाउन, पॉल एनास्टिस, ओके, फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, इन्होंने कितने कॉन्सेप्ट दिए? 12 कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स अलग अलग तरीके के, जिसको हम लोग ने एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो दिए थे। So can you say again? ये रहा, देख स्क्रीन पे है 12 कॉन्सेप्ट्स, ये रहा। So no, in statement from Paul T. Anastas. Gave Okay. 12 concepts
12 concepts for green chemistry. 12 concepts for green chemistry. So इन्होंने 12 कॉन्सेप्ट दिए. कॉन्सेप्ट तो दिए थे, हमने क्या किया उसको 12 कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, और आज इस 12 पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं. ठीक है, अगर हमको एक अच्छी केमिस्ट्री और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. देखो, अच्छा केमिस्ट्री इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट है, और अगर अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वी आर ऑल स्टेबल, वी आर हैव गुड हेल्थ, वी आर हैव एवरीथिंग. ठीक है, चलिए वापस आ जाता हूँ. सो पॉलिटी एनालिसिस. ठीक है, और जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे कि किस तरह से हम अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करें, हम अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करें, और हैजार्डस सब्सटेंस यानी कि जो सब्सटेंस से हमको सबसे ज्यादा तकलीफें होती हैं वो या तो बने नहीं, और अगर बने तो इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर दे. ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं जब हम बात करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में. ठीक है, अब लिखिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल. ठीक है, राइट डाउन, and write down every time you'll write as a short note only. ठीक है, और you'll write a note on prevention of waste और बाय प्रोडक्ट. ठीक है, अब हम लोग ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे ना रियल लाइफ में. तो सबसे पहले राइट डाउन, राइट अ नोट ऑन, क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट. प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट. सर सर प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, उसके बाद क्या लिखना है? प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री के बाद में हेडिंग आपको डालना है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और उसके बाद आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है राइट अ नोट ऑन श्वेता, सिद्धि, संजना, लाया. एग्जिट हो जाओगे किसी भी समय. यस सर, राइट अ नोट ऑन. ये मेरा लास्ट वार्निंग है फॉर एवरीबॉडी हुज कैमरास आर ऑफ. अगली बार वार्निंग नहीं दूंगा, अगली बार सीधा एग्जिट. और एग्जिट हो गया इसका मतलब समझ जाने का सर ने एक्शन लिया है. ठीक है, तो सबको बोल चुका हूं. 4 टाइम रिमाइंडर है, रिमाइंडर देना नहीं चाहता, कोई प्रॉब्लम है पूछे, लेकिन यू कांट कीप योर कैमरा ऑफ. और ये सर का भी इंस्ट्रक्शन है, और अभी भी काफी कैमरास ऑफ है. कोई भी बाहर जाएगा तो बोलना नहीं कि क्या हुआ करके. क्लियर बता रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलूंगा. इसके बाद एक्शन हो गया तो समझ जाना आपका नेटवर्क खराब नहीं हुआ है, आप एग्जिट हो गए. ठीक है ना, चलिए. हाँ, तो कौन पूछ रहा था? पहली बात तो ये. या सर राइट अ नोट ऑन. हाँ, राइट अ नोट ऑन प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स. राइट अ नोट ऑन प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स. सी फ्रॉम माय साइड, आपके कैमरास बंद क्यों रहते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज मेरी तरफ से है. अगर आपको चाय पीना है ना, कॉफी पीना है ना, जो करना आप यहाँ करो. ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू ओवर देयर, आई डोंट माइंड दैट, लेकिन कैमरास बंद नहीं. ठीक है, आप पियो ना कॉफी, चाय पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाश्ता करना है करो, ठीक है, लेकिन लिखने के टाइम नहीं. ठीक है, तो उसके साथ में भी करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कैमरास बंद नहीं करो. ठीक है ना, हम लोग कैमरास क्यों बंद करते हैं? ठीक है, हमको नींद आती है, हम लोग कैमरा बंद कर देते. ठीक है, हमको कुछ नहीं करना होता है तो कैमरा बंद कर देते. हम लोग बिस्तर में होते हैं तो कैमरा बंद कर देते. ठीक है, वी आर हियर टू स्टडी, मेक द करियर, तो कांट डू दैट. बट यस, चाय कॉफी जो पीना है पियो, बिंदास पियो, कोई इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला. ठीक है, मैं एटलीस्ट आपको ये बोल देता हूँ. लेकिन अगर किसी का भी कैमरा ऑफ है और अगर मैंने एग्जिट करवा दिया तो वापस वो इस मीटिंग में नहीं आ सकता, और वो जो गया वो गया. ठीक है, सो बेटर है डोंट डू दैट. ये एक चीज मत करिए, बाकी मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम. ठीक है, यस. चलिए, सबसे पहले बात करते हैं
प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। देखिए ये क्या बोलता है कि या तो आप वेस्ट बनाओ ही मत, ठीक है, या फिर अगर आप वेस्ट बनाते हो तो उसका ऐसा इस्तेमाल करो कि इट कैन बी यूज एज अ प्रोडक्ट और अ रिएक्टेंट फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। तो लोग इसको समझ नहीं पाए, तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि आप जैसे कोई रॉ मटेरियल यूज करते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे थर्मल पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन के अंदर, ठीक है, हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज को आप इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ऐश जो नीचे बचा या कचरा वो बचा, उसका मैं क्या करूं, ठीक है, तो इस पे दिमाग लगाया गया और बोला कि ये जो ऐश है इसको कलेक्ट करें। थर्मल पावर स्टेशन में मेरा हीट का जनरेशन हो गया, ठीक है, जो भी मैंने फ्यूल्स के लिए यूज करना था मैंने यूज किया। अब कचरा क्या बचा, राख बची। अब इस राख का क्या करूं, इसको उठा के फेंकूं, अगर उठा के फेंकता हूं तो पोल्यूशन होता है और मेरे लिए तो जीरो हो गया वो। तो बोला रुको, इस ऐश को लो और इससे आप इसको स्टार्टिंग मटेरियल यूज करके उसको ट्रीट करके आप इससे दो चीज बना सकते हो, आप सीमेंट बना सकते हो, आप ब्रिक्स बना सकते हो। तो बोला कमाल हो गया, मैंने थर्मल पावर स्टेशन के अंदर मटेरियल्स का यूज किया, मटेरियल से मेरा थर्मल पावर जनरेट हो गया, हीट जनरेट हो गई, और जो कचरा नीचे आया उसको उठा के मैं फेंक देता था, उस ऐश को मैं फेंक देता था, उसको मैंने यूज किया एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो मैंने क्या किया, वेस्ट को एज अ रिएक्टेंट यूज किया और उससे नई चीजें बना दी, ब्रिक्स और सीमेंट। तो इसको कहते हैं जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी आप किसी भी हालत में किसी भी चीज को वेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर सिद्धि, समझ में आ गया? क्लियर है? प्रथम, स्मितेश, समझ में आई बात या वापस समझाऊं? इसको कहते हैं जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी आप जिस वेस्ट को बनाते हो उसी से वेस्ट जो बन गया उसका इस्तेमाल करते हो नए चीजों को बनाने के लिए। तो मेरा वेस्ट वेस्ट कहाँ रहा, उससे तो मैंने बना दिया ना। अगर आप ब्रिक्स बना दूंगा तो आप मकान बना सकते हो, ब्रिक्स के बीच में सीमेंट लगता है मकान को बनाने के लिए, तो मैंने तो दोनों का इस्तेमाल कर दिया। और जब ऐसा होता है तो मैं क्या बोलूंगा, केमिस्ट्री का सही इस्तेमाल हुआ। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। या तो आप वेस्ट बनाओ ही नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और अगर वेस्ट बनती है तो उसका सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। और आप अगर पूरा वेस्ट को इस्तेमाल कर लेते हो, कचरे को इस्तेमाल कर लेते हो, तो उसको कहते हैं जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये लिखाऊंगा नहीं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, राइट अ नोट ऑन प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग जो करेंगे वो है ऐसा, ठीक है, आई विल शो यू अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखिए, सबसे पहले करते हैं हम लोग यहां पे प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। तो आप क्या करोगे, आपने थर्मल टेक्नोलॉजी यूज किया। Sir. So write a note on prevention of waste by byproduct. So we have to write in that. अब आपको सिर्फ देखना है, ठीक है, बुक्स है ना आपके पास में, बुक्स है कि नहीं है? Textbook. हाँ, टेक्स्ट बुक। So 11th का कि 12th का? 12th का ना यार, तू पढ़ 12th रहा है तो 11th का टेक्स्ट बुक का क्या करेगा ये बता। Okay. पढ़ 12th रहा है तो 11th की टेक्स्ट बुक का क्या करूं? 12th का टेक्स्ट बुक है या नहीं है? So phone में. हाँ, तो फोन में है ना, तो उसके अंदर से ये दिया हुआ है ना, प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है, आपका वेस्ट को कैसे प्रिवेंट करना। तो हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट लिखेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे समझने का काम करेंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने
नोटबुक पे लिखोगे एज होमवर्क। इज दैट क्लियर? Okay, okay. तो प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ थर्मल यानी हीट का जनरेशन। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल यूज करूंगा, ठीक है। और रॉ मटेरियल में क्या होता है, थर्मल के लिए कौन सा होगा, अगर मुझे हीट जनरेट करनी है तो मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा, कौन सा रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करूंगा? Coal. कोल, बिल्कुल सही है, कोयला, ठीक है, कोल। इस कोल का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इस कोल का इस्तेमाल बहुत समय तक हमारे रेलवे इंजन को चलाने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। इस कोयले का इस्तेमाल आज भी थर्मल एनर्जी जनरेट करने के लिए किया जाता है। अगर मैं कोल का इस्तेमाल करूंगा तो कोल जब जल के खत्म हो जाता है तो क्या बनता है, ऐश, करेक्ट, विच आई हैड टू थ्रो, मुझे ऐश को फेंकना पड़ता था। अब कोयला तो मैंने यूज कर लिया, लेकिन जो ऐश बच गया उसका क्या करूं? तो क्या बोला गया, पॉल एनालिसिस ने क्या कहा, ये ऐश लो और इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करो, एज अ रॉ मटेरियल यूज करो और उससे जनरेट करो। यू कैन जनरेट समथिंग लाइक सीमेंट बनाने के काम आएगा, ब्रिक्स बनाने के काम आएगा। तो मेरा जो वेस्ट बना था, मेरा जो वेस्ट बना था कोयले से, कोल से ऐश बना, ऐश को एज अ रॉ मटेरियल मैंने यूज किया और उससे मैंने क्या बनाया, ब्रिक्स और सीमेंट। तो मैंने क्या किया, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, या तो फेंकना पड़ता। अब सोचो, इंडिया के अंदर अगर मुझे थर्मल एनर्जी चाहिए तो हजारों टन कोयला बर्बाद कर देते हैं, और हजारों टन अगर कोयला बर्बाद होगा तो लाखों टन वेस्ट बनेगा, और ये वेस्ट बनेगा तो उसको कहाँ फेंकूंगा, या तो पानी में फेंकूंगा। अगर पानी में फेंकूंगा तो पोल्यूशन होगा, ठीक है। तो बोला ऐसा मत करो, इस ऐश को लो और इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करो, और रॉ मटेरियल की तरह यूज करके मैंने क्या बनाया, उससे सीमेंट और, क्लियर। तो आपका जो आपको चाहिए था, थर्मल एनर्जी भी जनरेट हो गया, ब्रिक्स भी बन गए, सीमेंट भी बन गए। इससे अच्छा टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है? एंड दैट इज केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री का सही इस्तेमाल कर रहे हो किसी चीज को बनाने में, ठीक है, रीजनरेट कर रहे हो चीज के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। इज दिस क्लियर? कॉन्सेप्ट में आ गया क्या? सर्वेश, क्लियर है? या यू कैन ओपन योर माइक एंड यू कैन स्पीक टू मी। भक्ति, ऑल राइट, ओके, चलिए, ये था पहला टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल हम लोग ने किया, ओके। अब करते हैं सेकंड, ठीक है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीबॉडी। ये था जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट लिखिए एटम इकोनॉमी। So you'll have to write a note on atom economy. अब पहली बात, एटम इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखिए, हमको ये अच्छे से मालूम है कि अगर मेरे पास एटम है तो उससे मैं मॉलिक्यूल बना सकता हूं। अगर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करूं तो मैं कंपाउंड बना सकता हूं, मिक्सचर्स बना सकता हूं। एग्जांपल देता हूं वापस से। मेरे पास में एटम है। एटम कौन सा हो सकता है? हाइड्रोजन का एटम। एक हाइड्रोजन में मैंने एक हाइड्रोजन और ऐड किया तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ H2। इस मॉलिक्यूल ऑफ H2 को लेता हूं मैं, H2 को, इसको मैं और एक मॉलिक्यूल से ऐड करता हूं O2 के, तो ये बन जाता है H2O। बैलेंसिंग करनी हो तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया हाइड्रोजन का, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया ऑक्सीजन का, जो कि एक एटम से बना है। एटम इज माय स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम से छोटा कुछ नहीं होता, ठीक है, इनडिविजिबल पार्टिकल है। एटम किससे बना हुआ है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये हमको मालूम है, ठीक है। तो यही एटम को जब मैं कंबाइन करता हूं तो मॉलिक्यूल बनता है। यही मॉलिक्यूल को कंबाइन करता हूं तो कंपाउंड बनता है जिसका नाम है वाटर।
या फिर इट कैन गिव मी कंपाउंड बना देगा, या फिर ये मिक्सचर बना के देगा, H2SO4 बना सकता है जिसमें मैं सल्फर और ऐड कर दूंगा। जितना मैं इस एटम को मिनिमाइज कर सकता हूं, यानी अगर मेरे कहीं 50 एटम लग रहे हैं, उसकी जगह केवल मैं 20 एटम का इस्तेमाल करूं, ठीक है ना, जो कि हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल टेक्नोलॉजी में अगर इसका इस्तेमाल होता है तो ये क्या करेगा, व्हाट इट विल डू, एटम इकोनॉमी। जितने एटम अपने कम इस्तेमाल किए, वेस्टेज उतनी कम होगी, वेस्टेज जितनी कम होगी, मैनेजमेंट मुझे कम करना पड़ेगा, और जितना मैनेजमेंट मुझे कम करना पड़ेगा उतनी एनर्जी कम लगेगी, और जितनी एनर्जी कम लगेगी रिसोर्सेज उतने बढ़ेंगे, काम उतना ज्यादा होगा, और केमिस्ट्री उतनी ग्रीन होगी। यानी जरूरी नहीं है कि मैं अगर बनाना है किसी चीज को तो 1 किलो इस्तेमाल करना है तो 1 किलो करूं, अगर मैं उसको परफेक्टली एफिशिएंटली यूज करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। जैसे आपको अगर नमक बनाना है समुद्री पानी से, ओशियनिक वाटर, अब नमक जो होता है पानी में बहुत ज्यादा होता है ओशियनिक वाटर में, आपको अगर हीट करना है ना तो इसको क्या कीजिए, एकदम लो टेम्परेचर पे इसको हीट कीजिए, अच्छे टेम्परेचर पे, तो क्रिस्टल भी परफेक्ट बनेंगे, समय के साथ साथ पानी उड़ जाएगा, क्रिस्टल मिल जाएंगे, और एक क्रिस्टल एकदम परफेक्ट होंगे। यही चीज को अगर मैं बोलूं नहीं नहीं मुझे जल्दी बनाना है, और मैंने क्या किया, हीट ज्यादा कर दिया, तो बहुत सारा हो सकता है एक दूसरे से रिएक्ट करके हवा में निकल जाए, मटेरियल खराब हो जाए, और जो क्वांटिटी मुझे मिलनी चाहिए थी वो क्वांटिटी नहीं मिली। तो एटम इकोनॉमी के लिए हर चीज जरूरी है कि कितने एटम्स आपको यूज करने चाहिए, कम से कम एटम आप यूज करें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका इस्तेमाल करें। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी का मतलब नहीं होता कि एटम को काउंट करो, एटम इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जनरली जब आप यूज करें तो सबसे कम क्वांटिटी यूज करें, मिनिमम क्वांटिटी से मैक्सिमम चीजों का डेरिवेशन करने की कोशिश करें इफेक्टिवली, ठीक है। ये देखें कि गैसेस कम बने जिससे पोल्यूशन कम हो। तो टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके से हो सकती है, और हम लोग आज उसी को कर रहे हैं, इकोनॉमाइज उसी को कर रहे हैं। एक जमाने में जैसे मैंने कहा पेट्रोलियम हमारे पास में बहुत था, अब कम हो गया है, तो हम लोग हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बताऊं, इसका एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यूज करता हूं पेट्रोल और अगर मैं यूज करता हूं हाइड्रोजन, ठीक है, अगर मुझे 100 लीटर हाइड्रोजन यूज करना है तो मुझे पेट्रोल कितना यूज करना पड़ेगा, 300 लीटर। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन की ताकत पेट्रोलियम से बहुत ज्यादा है, 3 टाइम्स है। तो अगर मैं हाइड्रोजन यूज करता हूं तो मेरे मॉलिक्यूल्स कम कंज्यूम होंगे, मॉलिक्यूल्स कम कंज्यूम होंगे तो मेरे एटम कम कंज्यूम होंगे, और उससे मेरी टेक्नोलॉजी सुधर जाएगी। और एक चीज है, पेट्रोलियम जब 300 लीटर यूज करूंगा उसके अगेंस्ट में अगर मैं 100 लीटर हाइड्रोजन यूज करता हूं तो मैं बहुत कुछ सेव करता हूं ना, एटम्स भी सेव किए। और पेट्रोलियम के अंदर आपका कार्बन जलता है, ठीक है ना, हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जबकि हाइड्रोजन एक बहुत क्लीन फ्यूल है। तो आपको अगर दो की चॉइस दी जाए तो बोलेंगे चलो आपको एक जगह 300 किलो या 300 लीटर आपको पेट्रोल यूज करना है, उसकी जगह आप 100 लीटर हाइड्रोजन यूज करो, तो आप क्या यूज करोगे, व्हाट यू यूज, हाइड्रोजन, राइट, बिकॉज उसकी ताकत कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ पेट्रोल। तो मेरे एटम्स भी कम यूज हुए, काम भी अच्छा हुआ, ठीक है, और क्लीन फ्यूल है, तो पीछे उसने किसी तरह का पोल्यूशन भी नहीं छोड़ा। तो आज हाइड्रोजन को एज अ ऑल्टरनेट फ्यूल यूज किया जाता है। आज जितनी हमारे यहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग होती है, जो जिसमें पेट्रोलियम पहले यूज करते थे, ठीक है, लाखों टन, उसकी जगह हजारों टन में हाइड्रोजन के वो आसमान में या स्पेस में पहुंच जाता है। इज दिस क्लियर और नॉट? एटम इकोनॉमी वर्ड तो बहुत बड़ा है, एटम इकोनॉमी, ठीक है, लेकिन मतलब बहुत गहरा है। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? तो मिनिमम नंबर ऑफ एटम का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी सही तरीके की इस्तेमाल करें, और अगर टेक्नोलॉजी सही है तो रिजल्ट भी सही आएगा। सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आपके आने के बाद आपकी आवाज मैंने वापस सुनी नहीं ना, तो मैंने बोला बार तो ये है एटम इकोनॉमी। इट सेज
most of the atoms of the reactants are incorporated in the desired product and only small amount of unwanted byproduct are formed. यानी या तो बाय प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहिए और बने तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। तो मुझे कभी भी चॉइस दी जाए कि हाइड्रोजन और उसकी जगह पे डीजल, एलपीजी, सीएनजी का इस्तेमाल करो, तो मैं जिंदगी भर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करूंगा। क्यों? एक तो हाइड्रोजन इनएग्जॉस्टेबल है, मेरी अर्थ जो है उसके ऊपर वाटर है, वाटर में से इतना हाइड्रोजन है कि कभी ये फ्यूल खत्म ही नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, क्लीन फ्यूल है, पीछे कोई इम्प्यूरिटी नहीं छोड़ता। और तीसरी बात, पेट्रोलियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कितने टाइम? 3 टाइम। तो फिर क्यों इस्तेमाल करूं पेट्रोलियम का? क्यों बार बार रोते रहूं? अरे यार, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, एलपीजी खत्म हो जाएगा, सीएनजी खत्म हो जाएगा, ठीक है, कैरोसिन खत्म हो जाएगा, बोले दो ना। अगर मैं हाइड्रोजन को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं तो मैं जिंदगी में इनके बारे में नहीं सोचूंगा, ठीक है। और ये अपने आप कंजर्व होकर अपने आप बढ़ते रहेंगे और मेरा काम मैं हाइड्रोजन पे बड़ी आसानी से करूंगा, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स के अंदर, एज कंपेयर टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसको कहते हैं एटम इकोनॉमी। क्लियर? बिल्कुल। राइट, चलिए आगे चलते हैं। तो ये था सेकेंड, जिसको कहते हैं एटम इकोनॉमी। अभी बताता हूं इसके अंदर हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो लिखिए, गिव एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट लिखिए, गिव एन एग्जाम्पल टू बी यूज्ड, तने लिखना है। गिव एन एग्जाम्पल, तू लिख नहीं रहा है, तू सोच रहा है। गिव एन एग्जाम्पल टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज atom economy. Give an example to be used to calculate percentage atom economy. Percentage atom economy. Percentage atom economy. ये रहा आपका फॉर्मूला, स्क्रीन पे है ये परसेंटेज एटम इकोनॉमी। ये इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला वेट, लिख लो ये फॉर्मूला। फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, एज इट इज लिखो। फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट यूज्ड इन द रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला लिख लो और फिर बताता हूं कैसे करना है। श्वेता, यू आर देयर नाउ? आप हो अभी बराबर? Yes, sir. ओके, पुट अ वाई एज अ गो ऑन, ठीक है ना? ओके, अगर आपको एटम को इकोनोमाइज करना है, एटम का कम से कम इस्तेमाल करना है, देखिए हमारी धरती पे सिर्फ 3 चीजें हैं मैटर्स की, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक गैस, करेक्ट? और हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप जितना मिनिमम इसका इस्तेमाल करो और मैक्सिमाइज रिजल्टेंट मिले, उसको कहते हैं एटम इकोनॉमी, ठीक है, उसको कहते हैं एटम इकोनॉमी। अब अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। चलिए आप 2 मिनट रुक जाए आप लोग सब, और या फिर एक बार रिवीजन देख लें। अगर मेरे पास में हाइड्रोजन है और इसके वर्सेस मेरे पास में बाकी पेट्रोलियम है, ठीक है, तो मैं हाइड्रोजन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर रहा हूँ। रीजन क्या है? वो है ये, नंबर 1, हाइड्रोजन इनएग्जॉस्टेबल है, यानी मेरे पास में ओशियानिक वाटर है, समुद्री पानी है, और ओशियानिक वाटर में बहुत हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ, वाटर में से अलग कर सकता हूँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और अगर ये ऊपर भी गया तो वापस क्या होगा? वापस रेन के रूप में नीचे आ जाएगा। तो मेरा हाइड्रोजन का कमी तो मेरे को कभी होने वाला नहीं है, ये बात तो तय है। रीजन इज दिस, पेट्रोलियम इज एग्जॉस्टेड। क्या हो गया?
पेट्रोलियम विल बी एग्जॉस्टेड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बराबर है कि नहीं श्वेता? हेलो। दूसरा, हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है, इट्स अ वेरी क्लीन फ्यूल, ये पीछे कोई इंप्यूरिटी नहीं छोड़ता, ठीक है, क्लीन फ्यूल। लेकिन पेट्रोलियम में इंप्यूरिटीज रहती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, तो ये इसीलिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। और थर्ड, हाइड्रोजन जो है वो 3 टाइम्स पावरफुल है, कितने टाइम? 3 टाइम पावरफुल देन पेट्रोलियम। तो अगर मैं इसको 100 लीटर यूज करूं तो यहां मुझे कितना यूज करना पड़ेगा? 300 लीटर, करेक्ट? तो कौन सा ज्यादा एफिशिएंट हो गया? हाइड्रोजन ना, मिनिमम इस्तेमाल भी कर रहा हूं और काम भी हो रहा है। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? चलिए, लेट्स मूव ऑन द न्यूमेरिकल व्हिच हैज बीन गिवन टू यू, ओके। उसका फॉर्मूला आपको दे दिया है और हम लोग बातें करते हैं उसके बारे में, ओके। आ जाइए इधर, यहीं का न्यूमेरिकल दे देता हूं आपको, लिखिए कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल टू ब्रोमोब्यूटेन, लिखिए ये कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल टू ब्रोमोब्यूटेन। और आपको ये रिएक्शन भी लिखना है, फिर ये रिएक्शन भी समझा देता हूं, ये रिएक्शन तक लिख लीजिए, जो कम अप टिल हियर, यहां तक लिखें इसको, इधर तक H2O तक आ जाए, ये रिएक्शन लिख दें। हो गया लिख के तो मुझे बता दें। ये वैसे भी आज का आखिरी होगा, conversion of butane 1 all to bromobutane. Okay, Grishma, you have to wait. sir Done? sir बोलो। sir bromobutane के what you put after that? अरे यार, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, तो सब मुझे वो क्यों रिपीट करवा रहा है? ये है ना, ये कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल टू 1 ब्रोमोब्यूटेन, और ये रिएक्शन लिखना है ये वाला, यहां तक, ये वाला, ठीक है, ये वाला रिएक्शन CH3 CH2 CH2OH प्लस NaBr प्लस H2SO4, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू ब्रोमोब्यूटेन प्लस सोडियम बाइसल्फेट प्लस वाटर। इतना क्लियर? समझ में आया? yes लिख ले। ये लिखना है। शशांक, समझ में आ रहा है? यस सर। अभी सर्वेश से बात करता हूँ, सर्वेश से मेरी बात करूँ। सर्वेश आने कहाँ जाएगा छुट्टे, सामने तो दिखना ही है। वैष्णवी, Yes, समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? yes, नेहा, ऐसा लग रहा है हाँ पूरी खोलनी पड़ रही है जबरदस्ती, है ना? नहीं? चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो कि है ब्यूटेन 1 ऑल। अब ये आपको क्या करना है, पहले ये रिएक्शन समझ लो, हालांकि रिएक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि काम आसान हो जाएगा। और ये रिएक्शन आपने लिखा है, इसको अभी हम लोग कर भी लेते हैं, ठीक है। ये रहा रिएक्शन। देखिए, ब्यूटेन 1 ऑल बनाने के लिए आपको क्या बनाना है, पहले ब्यूटेन बनाओ, CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन गया आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन कितना होता है? C4H10, तो पढ़ा है ना हम लोग ने, बराबर। ये हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन बनाना आता है कि नहीं आता है सबको? अरे हो कि नहीं? Yes. yes, Yes. देखो 4 कार्बन होते हैं ना, 1 2 3 4, करेक्ट।
तो ये हो जाएगा आपका CH3। टर्मिनल हमेशा CH3 होंगे और बाकी बीच में जितने हैं ना ये CH2 और CH2 होंगे, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन, ठीक है। और मुझे बनाना है ब्यूटेन 1 ऑल, मुझे बनाना है ब्यूटेन 1 ऑल। तो मैं कैसे बनाऊंगा, CH3 CH2 CH2 और CH, मुझे OH को सब्स्टिट्यूट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देना होगा। तो ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OH। तो ये हो गया मेरा ब्यूटेन 1 ऑल। क्यों, क्योंकि नंबरिंग होती है यहाँ से 1 2 3 4। आपका OH जिस कार्बन को अटैच्ड है वो आपका पॉइंट नंबर 1 रहेगा या पोजीशन नंबर 1 होगा, ठीक है। तो ये बेसिक था ब्यूटेन, और ब्यूटेन के अंदर मैंने पहले पोजीशन पे यानी पोजीशन पे अल्कोहल को लगे हुए देखा है। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया, Yes. ठीक है ना। Yes. हाँ, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तब तो पूरी बातें करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझ। मैं ये सब हटा रहा हूँ, सिर्फ ब्यूटेन 1 ऑल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये रहा CH3 CH2 CH2 CH, ठीक है, 2 OH। और इसमें ऐड करता हूं मैं, क्या ऐड करता हूं, सोडियम ब्रोमाइड, करेक्ट। क्या क्या ऐड किया हम लोग ने, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, राइट। तो होता क्या है इसके अंदर, इसको बड़े ध्यान से देख लो। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा Na प्लस Br माइनस, Na प्लस Br माइनस, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगा कि यहाँ से ये इतना हिस्सा जो कि प्लस है और ये माइनस है, ये वाला हिस्सा रेड में जो अभी नजर आ रहा है फिलहाल, ठीक है, ये निकल जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 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 और यहाँ से आ जाएगा Br, ये माइनस। तो ये यहाँ डाल दो, ये बन गया मेरा प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए, मुझे इसी की रिक्वायरमेंट है, मुझे इसी की रिक्वायरमेंट है। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि मेरा बेसिक अल्केन क्या है, ब्यूटेन, और ये भी पहले पोजीशन पे ही कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग 1 ब्रोमोब्यूटेन। इज दिस क्लियर और नॉट? Yes. और यहां से आपका Na निकलेगा, ये रहा Na, एक H के साथ जाएगा और SO4, तो ये बन जाएगा प्लस NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट। तो ये निकल गया, ये निकल गया, एक ये चला गया, एक ये चला गया, ठीक है, ये पूरा चला गया। तो बचेगा क्या आपके पास में, आपके पास में बचेगा सिर्फ दो ही चीज, ये है H और ये रहा OH। ये बना देगा बॉटम। बात समझ में आ गई क्या? हालांकि रिएक्शन हमको करना नहीं है, लेकिन अगर रिएक्शन करो तो कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं। क्लियर? Yes. राइट, चलते हैं आगे, ठीक है। आ जाओ। अब ये क्या बोलता है, फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है, आकांक्षा राव, ठीक है। मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है, ब्रोमोब्यूटेन। मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है, ब्रोमोब्यूटेन, करेक्ट। क्योंकि मैंने क्या किया है, कन्वर्ट ब्यूटेन 1 ऑल को इनटू ब्रोमोब्यूटेन। तो इसकी परसेंटेज एटॉमिक इकोनॉमी निकालनी, तो क्या बोलूंगा, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट विच इज व्हाट, 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो लिखो फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, लिखो ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट is equal to 1 bromobutane, which is what, CH3 CH2 CH2 CH2Br। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मॉलिक्यूलर वेट उसका डबल होगा, व्हिच इज व्हाट, 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और इसका एटॉमिक मास नंबर भी 1, ठीक है। ब्रोमीन का होता है 35
और ये होता है तकरीबन 80। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35 और एटॉमिक मास नंबर है 80, करेक्ट। तो अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे सारे एटॉमिक मास नंबर लेने हैं, सारे एटॉमिक मास नंबर लेने हैं न्यूमरेटर के लिए। तो देखो कार्बन कितना होगा, कितने कार्बन है, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, करेक्ट। तो ये हो जाएगा, ठीक है, कार्बन विच इज 4 और इसका एटॉमिक वेट है 12, ठीक है। तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 48, ये हो जाएगा 48, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन कितने हैं, ये 3, ये 2, 5 और 2, 7 और 2, 9। तो हाइड्रोजन हो जाएंगे मेरे पास में 9 और एटॉमिक वेट है 1, तो ये हो जाएगा 9। हाँ सर्वेश, ठीक है, मुझे वहां पहुंचने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। ओके, और ब्रोमीन एक ही है, ब्रोमीन एक ही है, तो Br इज व्हाट, ठीक है। इसका एटॉमिक वेट 80 into 1 विच इज 80। ऐड कर लो सबको साथ में, ठीक है, ऐड कर लो, राइट। तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली दिया है 137 यूनिट, ये देख लो यहाँ दिख रहा है ना 137, तो ये कहाँ से आएगा, इधर से आएगा, ठीक है। इन तीनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 48 प्लस 09 दैट इज 9 प्लस 80, तो 8 और 9 17, 1 4 और 8 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 137। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया क्या? Yes. ये है मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो ये कहता है कि आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 137 यूनिट्स विच इज दिस डिवाइडेड बाय, ये हो गया फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो मैंने निकाल लिया, अपॉन सम ऑफ द फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स यूज्ड इन द रिएक्शन। यानी कि कौन से 1 2 और 3 रिएक्शन यूज किए ना मैंने, करेक्ट। तो इन सब का भी आपको वेट निकालना है और ऐड करना है, वेट निकालना है और ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इनका वेट निकाल लेते हैं, आ जाइए वापस से। तो ये तो हो गया मेरा प्रोडक्ट के बारे में, ये नॉलेज हो गई मुझे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो मेरा इसका फॉर्मूला वेट है 137। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, CH3 CH2 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 OH पहला, दूसरा है, ठीक है, हम लोग को निकालना है NaBr, और तीसरा है H2SO4, H2SO4, ठीक है। राइट, ये दिखा रहे हैं, स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या कि नहीं दिखाई दे रही है? Yes, sir. Visible. ओके, निकालो कितना आएगा, कार्बन कितने हैं? मैंने देखा उसको 139 आपने देखा था सर्वेश, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने बोला कि मैं करवा देता हूँ, तो समझ में आ गया। क्लियर है ना सर्वेश अभी? जल्दबाजी में मत करो काम। ओके, ओके, कितना आया पहले वाले का?
यहाँ पे। ओके, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, करेक्ट ना? तो ये हो जाएगा 4 कार्बन। तो 4 कार्बन, तो 4 इंटू सी, प्लस हाइड्रोजन है 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10, प्लस ओ है 1, ओ है 1, 4 कार्बन, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास नंबर 16, तो ये हो जाएगा 16। टोटल करो कितना आएगा? 12 4 द 48, 48 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 58, और 58 और 16, 58 और 16, तो ये हो जाएगा 74। 74 आ गया? हाँ सर्वेश करेक्ट है, 74। सबको समझ में आ गया क्या? हम लोग ने ये कैलकुलेट किया फर्स्ट, सबसे पहले, ठीक है? सबको मिला या वापस समझाऊं? क्लियर है ये? Yes. दूसरा है NaBr। तो NaBr के लिए यहां लिखता हूं Na एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11, और ये हो जाएगा 23, ठीक है? और ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर अगेन 35, और ये हो जाएगा 80। ये दोनों को ऐड कर दो, 80 प्लस 23 इज व्हाट? 103, तो ये वैल्यू आएगी 103, ठीक है? ये आएगी 103, तो ये मिल गया मेरे को 103, विच इज फॉर सोडियम ब्रोमाइड, और इसकी वैल्यू है 74। अब सल्फ्यूरिक एसिड निकाल लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा 2 प्लस, ये हाइड्रोजन हो गया 2, सल्फर का होता है 32, क्योंकि एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास नंबर 32, तो ये 32, और ऑक्सीजन का तो 16 है ही है, तो 16 इंटू हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, तो दिस विल बी 64। तो ये ऐड कर लो, 64 प्लस 32 प्लस ये, तो ये हो जाएगा 98। तो आपको कैसे ऐड करना है? 74 प्लस 98 प्लस 103, तो 4 और 8 11, 11 और 3 14, ठीक है ना? देख लेना कहीं कम ज्यादा नहीं हो। 48 58 74, करेक्ट? और 4 और 8 12, हाँ 4 और 8 12 और 3 15 होता है, ये 15 हो जाएगा, करेक्ट? कैरी ओवर 1, 7 और 9 16 और 1 17 1, तो ये हो जाएगा 275, ये आ जाएगा 275। इज दिस क्लियर? 275। तो मुझे क्या करना है? 137 को डिवाइड करना है बाय 275 इंटू 100%, और जो वैल्यू आएगी दिस इज माय परसेंटेज एटम इकोनॉमी। यानी अगर मैं ऐसा इस्तेमाल करूं तो इतने एटम को मैं इकोनॉमाइज कर सकता हूं, इतने से मेरी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। कितने से होगी ये देख लेते हैं, आप डिवाइड कर लो, यहाँ पर देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है? क्या है वाला? Hmm. 137/235 इंटू 100, और ये वैल्यू आ गई आपकी 49.81%, यानी करीबन 50% मैंने एटम को इकोनॉमाइज कर दिया। यानी कि मेरे को इतना एटम कम लगेगा अगर मैं इसको सही तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। तो सोचो अगर 50% रिडक्शन थर्ड स्टेप पे हो तो कितना हम लोग सेव कर सकते हैं। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? समझ में आया या नहीं? Yes, sir. दिस इज व्हाट इज परसेंटेज इकोनॉमी, और यही 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क भी, ठीक है ना? 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क भी। आज टेस्ट नहीं ले पाए, आज हम लोग ने शुरुआत की है, अगली बार टेस्ट जरूर होगा, ठीक है? ये बात तय है। और मैं कुछ और दे दूंगा, न्यूमेरिकल तो इसमें एक ही है, लेकिन मैं कुछ और न्यूमेरिकल को बना के दे दूंगा, और हम देख लेंगे कैसे करना है ना? परसेंट इकोनॉमी क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ग्रीन केमिस्ट्री? Yes, sir. ओके, ठीक है, आज हम लोग यहीं रुकेंगे, ठीक है?
और नेक्स्ट टाइम का हेडिंग डाल दें, पॉइंट नंबर 3, लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस, लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस। बस हम लोग 2 मिनट 1-1.5 मिनट में रिवाइज कर देते हैं और मैं आपको छोड़ देता हूं, ठीक है? चलिए, हम लोग ने शुरुआत यहां से किया था, ग्रीन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल साइंस, फादर इज कॉल्ड एज पॉल टी एनास्टिस। वी हैव 12 कॉन्सेप्ट, उसमें से पहला कॉन्सेप्ट था प्रिवेंटिव, ठीक है, ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो हम लोग ने एग्जांपल लिया इसके अंदर कोयले का, कोल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऐश, और ऐश जो एक आपका बाय प्रोडक्ट है, ऐश जो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग ने सही इस्तेमाल किया बाय कन्वर्टिंग एंड यूजिंग इट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स। ओके, ये पहला कार्य हम लोग ने किया। उसके बाद हमने देखा कि एटम्स अगर होते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर कंबाइन कर दूं ऑक्सीजन के साथ तो बन जाएगा वाटर, ठीक है? तो उसी तरह से अगर मैं किसी भी चीज का इस्तेमाल करूं, ठीक है, तो उसमें से हाइड्रोजन कैन बी मोर एफिशिएंटली यूज्ड एज कंपेयर टू पेट्रोलियम, ठीक है? क्यों? बिकॉज ओशियन से मेरे को जब मिलेगा तो इनएग्जॉस्टिबल फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है, और सबसे पहली बात यह है कि जब इसको मैं यूज करता हूं तो ये 1/3 मतलब ये 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन पेट्रोलियम। तो आज इसका इस्तेमाल उससे ज्यादा किया जाता है, ठीक है? और उसके बाद हम लोग ने इसको देखा कि परसेंटेज इकोनॉमी कैसे होता है। तो परसेंटेज एटम इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है, डिजायर्ड प्रोडक्ट को अगर आप रिएक्टेंट से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दो, तो आपको परसेंटेज एटम एफिशिएंसी आ जाएगी। एटम का इस्तेमाल जितना कम होगा, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है? और ये हम लोग ने करके देखा, ठीक है? वी कैलकुलेटेड एंड वी फाउंड दैट टू बी, ठीक है, आंसर केम टू, ठीक है, यहाँ पे किया तो 137 अपॉन दिस 449% और इसका आंसर आ गया, ठीक है? तो ये आपका परसेंटेज इकोनॉमी हो गया। या इज दिस क्लियर? समझ में आ गया सब कुछ? ठीक है, चलिए आगे चलते रहेंगे हम लोग, अगली मुलाकात करेंगे तब इससे आगे बातें करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग द टेक्नोलॉजी पार्ट नंबर 3 ऑफ पॉल एंड एस्टिस। 2 हो चुके हैं, 3 के समझाओ, ठीक है? चलो फाइन, विल स्टॉप हियर। चलो टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू, या थैंक यू, यस टेक केयर, बाय, बी कोरोना सेफ।